आप एकेडमिक लेवल पर बचपन में पढ़े होंगे, बोले कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले वो आपका वर्ब कहलाता है। तो ये किसी काम के करने या होने का पता चलना एक ही शब्द में आ जाता है, एक्शन। ठीक है, अब हम लोग चूंकि स्टैंडर्ड लेवल पे आ गए हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इसमें 2 पॉइंट और हम लोग ऐड करेंगे। एक्शन के साथ साथ अगर किसी स्टेट को बताता है कोई शब्द, स्टेट का मतलब एक तरीके से हो जाता है कि अवस्था। ठीक है, स्टेटिव वर्ब लिया गया है। ठीक है, स्टेट को पता चलता है तो वो भी वर्ब कहलाता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर ये किसी पोजीशन को बताता है, और पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। यानी 3 बात अब हम लोग को याद रखना है कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले, एक्शन का मतलब काम, किसी अवस्था का पता चले, स्टेट का मतलब हो गया अवस्था। ठीक है, अब पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, किसी अधिकार का पता चले। ठीक है, इस तीनों में से अगर कोई एक चीज आपको दिख गया तो समझ जाएंगे कि वो शब्द जो है हमारा वर्ब है। किसी भी एक सेंटेंस में इस तीनों में से एक बार में कोई एक चीज मिलेगा आपको। ठीक है, या तो किसी एक्शन का पता चलेगा, या किसी स्टेट का पता चलेगा, या किसी पोजीशन का पता चलेगा, वर्ब है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात आपको याद रखना है कि अभी जस्ट आपको बताया कि वर्ब जो है इंग्लिश लैंग्वेज का बेस है, आधार है। क्यों है? क्योंकि ये आत्मा की तरह वर्क करता है। बता दिए आपको, समझा दिए कि इंग्लिश जो है इंग्लिश लैंग्वेज का बेस है। तो यहां से हम दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का बेस, इंग्लिश लैंग्वेज का बेस का मतलब जानते ही हैं, आधार होता है। इंग्लिश लैंग्वेज का बेस, ठीक है, यानी कि आधार वर्ब को ही माना जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज का बेस यानी आधार वर्ब को माना जाता है, वर्ब को माना जाता है। तो ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है कि इंग्लिश लैंग्वेज का बेस जो है वर्ब को माना जाता है। ठीक है, दूसरा, ये दूसरा बात हुआ। पहला बात हो गया कि वर्ब को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो किसी एक्शन का पता चले, किसी स्टेट का पता चले, किसी पोजीशन का पता चले, वर्ब कहलाएगा। और दूसरा बात हो गया कि इंग्लिश लैंग्वेज का बेस यानी आधार वर्ब को माना जाता है। ठीक है, अब मान लिया कोई पूछेगा कि क्यों माना जाता है, ठीक है, क्यों माना जाता है, तो उसका भी आपको चलिए तीसरे पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं कि अगर कोई बोल दे कि इसका जो है क्यों माना जाता है, तो तीसरा पॉइंट बनेगा इसका कि क्यों माना जाता है। तो क्योंकि 8 से 10 चैप्टर्स, 8 से 10 चैप्टर वर्ब पर ही बेस्ड है। 8 से 10 चैप्टर्स वर्ब पर ही बेस्ड है। बेस्ड का मतलब होता है कि आधारित है। 8 से 10 चैप्टर वर्ब पर ही बेस्ड है, मतलब कि आधारित है। ठीक है, ठीक है, तो जब देख रहे हैं कि 15-16 टॉपिक में, ठीक है, आपका 8 से 10 टॉपिक जो है एक ही टॉपिक पर बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं यही आधार हो गया। और जैसा कि आपको हम बताएं, ठीक है, कि जो 5-6 टॉपिक ही शुरू में अगर आप पढ़ लीजिएगा, लगातार उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, और थोड़ा बहुत वोकैब वगैरह देख लीजिएगा, तो इससे बाहर आपका इंग्लिश का क्वेश्चन जो अभी का पैटर्न चल रहा है उसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है कि वर्ब को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वर्ब को भी 2 पार्ट में यानी 2 भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। वर्ब को भी 2 भाग में बांटा गया है। यहीं से आपका कहानी शुरू होगा कि कौन सा भाग बांटा गया है। ठीक है, कहानी यहीं से आपका शुरू होता है। ध्यान देना, आपको प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, कि वर्ब को सबसे पहली बार जो बांटा गया 2 भाग में, कौन सा भाग है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट भाग जो है जिसको बोला जाता है मेन वर्ब,
नाम तो बहुत लोग जानते हैं लेकिन इसके फंक्शन में दिक्कत होता है बहुत लोग को। और दूसरा इसका नाम है ऑक्सिलियरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है, इस मेन वर्ब को लोग प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। प्रिंसिपल में आपको स्पेलिंग ध्यान रखना है, PRINCIPAL यहाँ पे होगा। एक होता है PLE प्रिंसिपल, उसका मतलब सिद्धांत हो जाता है, तो वो वाला नहीं होगा। यहाँ पर PRINCIPAL ध्यान रखिए, ये आपके स्कूल वाला प्रिंसिपल वाला स्पेलिंग है, ठीक है। और ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, ठीक है। अगर बात किया जाए हिंदी में, तो हिंदी में ये आपका हो जाएगा मुख्य क्रिया, और ये आपका हो जाएगा सहायक क्रिया। और बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम यही दोनों क्रिएट करता है, ठीक है। कि नाम तो बहुत लोग जानते हैं इसका, मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का, लेकिन फंक्शन नहीं पता होता है अक्सर कि भाई मेन वर्ब कहा किसको जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब कहा किसको जाता है, इसको किसी सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे, इसका संख्या कितना है, कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। तो इस तरीके का 4-5 क्वेश्चन बनता है इससे, जो हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। नाम बहुत लोग को पता है, लेकिन बात जैसे फंक्शन का आएगा तो फंक्शन में लोग बहुत लोग फंस जाते हैं कि मैं इसको कहा किसको जाता है, इसका संख्या कितना है, किसी सेंटेंस में दोनों आएगा तो पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा। तो ये सारा चीज जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि सबसे पहले मेन वर्ब होता क्या है, और सबसे अच्छा बात है कि अगर इस दोनों में से कोई एक आप समझ लेते हैं तो दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो एक अगर क्लियर हो गया तो दूसरा भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेन वर्ब, कि मेन वर्ब किसको बोला जाता है। अगर मेन वर्ब आपको समझ में आ गया, समझिए आपका ऑक्सिलरी वर्ब भी यहीं पे क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका यहीं पे टाइम एंड टेंस भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या, क्योंकि टेंस का भी जो आपको टेंस पहचानना आप सीख जाइएगा, ठीक है। यहीं पर तो सर टेंस टाइम एंड टेंस में क्या पढ़ेंगे, टाइम एंड टेंस में रूल्स एंड यूसेज पढ़ा जाता है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि पहले ही बता दीजिए आपको कि मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी जो जो बात मेन वर्ब में होगा वो बात ऑक्सिलरी वर्ब में नहीं होगा, ठीक है। यानी एक अगर कंप्लीट हो गया तो एक का ठीक उल्टा सोचिएगा तो दूसरा बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट बात आपको ध्यान में रखना है मेन वर्ब के बारे में, कि मेन वर्ब मीनिंगफुल होता है, यानी मेन वर्ब का अपना अर्थ होता है, ठीक है। तो ठीक उल्टा अगर सोचिएगा ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में तो क्या आ जाएगा उल्टा, कि ऑक्सिलरी वर्ब मीनिंगलेस होता है, यानी उसका अपना अर्थ नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से उल्टा सोचना है, फिर पढ़ाएंगे भी, आपको बताएंगे भी कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। लेकिन कंपेयर करके किसी भी चीज को जो है ना आसानी से याद रखा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है, इस वजह से कंपेयर करके बताते हैं। इसको रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको आप समझ सकते हैं, समझ के दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब मीनिंगफुल होता है, ऑक्सिलरी वर्ब मीनिंगलेस होता है, ठीक है। मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में अकेला आ सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब किसी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आ सकता है। यहां से कॉन्सेप्ट आ गया। मेन वर्ब का संख्या अनलिमिटेड है, ऑक्सिलरी वर्ब का संख्या लिमिटेड है, ठीक है। मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के 2 ही रूप होते हैं। मेन वर्ब को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऑक्सिलरी वर्ब को भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर करके समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग मेन वर्ब के बारे में समझते हैं। सबसे पहला बात मेन वर्ब के बारे में है कि यह मीनिंगफुल होता है, बोल सकते हैं हम लोग कि यह मीनिंगफुल होता है। मीनिंगफुल का मतलब क्लियर है, सीधा सा, इसका अपना अर्थ होता है, ठीक है। यह मीनिंगफुल होता है मतलब इसका अपना अर्थ होता है, ठीक है। दूसरा बात कि यह किसी भी सेंटेंस में अकेला आ सकता है, यह किसी भी सेंटेंस में अकेला आ सकता है, यह किसी भी सेंटेंस में
अकेला आ सकता है। यानी यहीं से एक बात क्लियर हो गया कि ऑक्सिलरी वर्ब किसी सेंटेंस में अकेला नहीं आ सकता है। ठीक उल्टा सोचना है, यह मीनिंगफुल है तो ऑक्सिलरी वर्ब मीनिंगलेस है। यह किसी भी सेंटेंस में अकेला आ सकता है, यानी जब भी कोई सेंटेंस बनेगा तो सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद मेन वर्ब जो है अकेला आ सकता है, उसके बाद जो भी आपका अदर वर्ड आ जाए, OW का मतलब हो गया कि अदर वर्ड। ठीक है, तो यहां से ही क्लियर हो गया कि मेन वर्ब जो है किसी सेंटेंस में अकेला आ सकता है, और यहीं से क्लियर हो गया ठीक इसका उल्टा कि ऑक्सिलरी वर्ब अकेला नहीं आ सकता है। ठीक है, तीसरा बात आपका हो जाएगा कि मेन वर्ब की संख्या। ठीक है, तो मेन वर्ब की संख्या कितना है? ठीक है, तो मेन वर्ब की इसकी संख्या जो है अनलिमिटेड है। इसकी संख्या अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब सबको पता है कितना होता है। अनलिमिटेड का मतलब क्लियर है कि असीमित। ठीक है, अब एक स्टूडेंट के दिमाग में आया कि सर, पूछा हमसे कि सर कितना मेन वर्ब याद कर लेंगे कि एग्जाम निकल जाएगा। तो जो अनलिमिटेड है उसको याद करना पॉसिबल नहीं है, सीधा सा बात है। अब इसका ठीक उल्टा हम लोग जाएंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना होता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब का संख्या क्या है? लिमिटेड है। यानी ऑक्सिलरी वर्ब को याद किया जा सकता है आसानी से। अगर ऑक्सिलरी वर्ब अगर याद कर लेते हैं तो जो बचेगा जो आपका, वो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब का संख्या लिमिटेड है, तो ये मेन वर्ब हम लोग याद कर लेंगे कि इसका संख्या अनलिमिटेड है। तो जब ये अनलिमिटेड है समझ जाएंगे कि उसका ठीक उल्टा ऑक्सिलरी वर्ब लिमिटेड है, उसको याद कर लेंगे, जो बचेगा मेन वर्ब। अब अनलिमिटेड को कैसे समझेंगे? तो इसको हम लोग पहचान याद रख सकते हैं, इसका पहचान बताएंगे आपको। इसको पहचान ध्यान में रखेंगे और हम इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो पहचाने कैसे? तो इसके रूप से। आज ये चौथा बात। ठीक है, कि जितना भी मेन वर्ब है सबके 5 रूप होते हैं, इसलिए कि मेन वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं। 5 फॉर्म्स होते हैं। अब यहाँ इसी 5 फॉर्म से हम लोग जो इसको पहचान सकते हैं। इसको पहले से भी आप लोग जानते होंगे इस फॉर्म के बारे में कि 5 फॉर्म कौन कौन है। जिसमें आपका आता है V1, ठीक है, V2, V3, V4, V5। ठीक है, तो मेन वर्ब के ये 5 रूप होते हैं। तो ये सब लोग जानते हैं पहले से 5 रूप को, लेकिन 5 रूप जो होता है इससे आप समझते क्या है? V1 का मतलब क्या होता है, V2 का मतलब क्या होता है, V3 का मतलब क्या होता है, V4 का मतलब क्या होता है, V5 का मतलब क्या होता है, ये नहीं समझ पाते हैं। तो इस बात को यहाँ समझना है आपको, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो अगर और यहीं पर आपका टाइम एंड टेंस जो है, टेंस को पहचानना सीख जाइएगा। तो V1 का मतलब सिर्फ V1 नहीं होता है, V1 का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। यानी जब भी किसी सेंटेंस में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाएगा तो समझ जाएंगे कि V1 ये मतलब कि वो प्रेजेंट टेंस में है, बिना कोई हिंदी मीनिंग के। कोई हिंदी मीनिंग लगाने का जरूरत नहीं है, ता है, ते है, ती है। और दूसरा चीज होता है कि ये जो है प्लूरल होता है, प्लूरल नंबर। ठीक है, एक बात आपको अलग से ध्यान में रखना है कि वर्ब और नाउन जो है एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, आप यहीं पे समझ लीजिए नोट में। जैसे नाउन जब आप पढ़े होंगे तो वहां पे बताया जाता है कि नाउन जो है जन्म से ही सिंगुलर होता है। जब किसी नाउन में हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है। जब किसी नाउन में हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है। लेकिन जब किसी वर्ब में अगर एस या ईएस जोड़ा जाता है तब उसका सिंगुलर बन जाता है वो। ठीक है, तो नाउन और वर्ब जो है जन्म से ही क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको ध्यान में ये बात। ठीक है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है ये प्लूरल होता है, और वर्ब का जो 5 फॉर्म है यहाँ पे, तो V1 का पहचानी होता है, मतलब V5 का पहचानी होता है V1 प्लस एस या ईएस। यानी जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं तब वो V5 बनता है। तो इसका नाम भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, ये भी हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो जाएगा ये सिंगुलर नंबर, ये हो जाएगा आपका सिंगुलर नंबर। और तीसरा बात हो जाएगा कि इसका इस्तेमाल किया जाता है थर्ड पर्सन के साथ।
ठीक है। तो यहां से आपका क्लियर हो गया दो फॉर्म V1 और V5 के बारे में। जब भी किसी सेंटेंस में V1 और V5 दिखेगा तो समझ जाए कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है। कोई हिंदी मीनिंग लगाने का जरूरत नहीं है कि ता है, ते है, ती है लगा हुआ है कि नहीं। ठीक है, जैसे देखिए V1 और V5 समझ गए, वर्ब का आपको प्रेजेंट टेंस है। जब एस या ई एस लगा रहेगा तो V5 होगा। अब यहाँ से पहचान सीख लेना है कि एस या ई एस लगा रहेगा तो V5 होगा, कुछ नहीं लगा हुआ है तो V1 है। अब आज यहाँ V2 का मतलब होता है पास्ट टेंस। V2 का मतलब होता है पास्ट टेंस। ठीक है, तो आप यहीं पे समझ लीजिए अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो है दो ही टेंस होता है, एक प्रेजेंट एक पास्ट। V1 और V5 का मतलब हो गया कि प्रेजेंट, और V2 का मतलब हो गया पास्ट। V3 और V4 सिचुएशन है, ये दोनों में आएगा। ठीक है, जैसे V3 का मतलब है परफेक्ट टेंस, V3 का मतलब है परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये दोनों में आएगा। ये आपको प्रेजेंट भी परफेक्ट होता है, पास्ट भी परफेक्ट होता है, आपको पहले से पता होगा। V4 का पहचान याद रख लीजिए, तो V4 का पहचान होता है, V4 का पहचान होता है V1 प्लस ING। जब किसी वर्ब के फॉर्म में, ठीक है, आप ING जोड़ते हैं तो वो V4 बन जाता है। यहाँ हो गया इसका पहचान V1 प्लस S या ES, V1 प्लस S या ES। जब S या ES जुड़ता है तो V5 बनता है। ठीक है, तो यहां से ध्यान में रखना है आपको कि V4 का पहचान हो गया V1 प्लस ING। ये होता है, इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस भी आपको पता है कि प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है। इस वजह से आप यहीं समझ लीजिए कि यहीं से क्लियर हो गया कि V1 और V5 किसी सेंटेंस में दिखेगा तो समझ जाए कौन सा टेंस, तो प्रेजेंट टेंस। आपको कोई जरूरी नहीं हिंदी में ता है, ते है, ती है लगा है कि नहीं, इस बात को देखना। जब भी देखेंगे V2 है तो पास्ट टेंस। ठीक है, वो दो ही टेंस होता है, V3 और V4 सिचुएशन हो गया, क्योंकि प्रेजेंट भी परफेक्ट होता है, पास्ट भी परफेक्ट होता है, प्रेजेंट भी कंटिन्यूअस होता है, पास्ट भी कंटिन्यूअस होता है। तो इस तरीके से क्लियर हो गया कि हमारा इंग्लिश में जो है, इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही टेंस होता है, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस नहीं होता। अब फ्यूचर टेंस कैसे नहीं होता, क्या होता है, नहीं होता, उसको हम लोग डिटेल से टाइम एंड टेंस टॉपिक में उसको देखेंगे, हम प्रूफ करके भी बताएंगे। अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा है वर्ब। वर्ब में हम लोग पढ़ रहे हैं मेन वर्ब के बारे में। तो मेन वर्ब के बारे में अभी तक चार बात आपको बताएं। पहला बात कि मेन वर्ब मीनिंगफुल होता है, मेन वर्ब का अपना अर्थ होता है। दूसरा बात कि मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में अकेले आ सकता है, मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में अकेला आ सकता है। तीसरा बात कि मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड है, मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड है। और चौथा बात हो गया कि जितना भी मेन वर्ब है, ठीक है, उस सबके 5 फॉर्म होते हैं, 5 रूप होते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनलिमिटेड है ये, तो अनलिमिटेड को याद नहीं किया सकता है लेकिन पहचाना जा सकता है। तो एस या ES लगा रहेगा तो V5, ING लगा रहेगा तो V4, कुछ नहीं लगा हुआ है तो V1। बचा V2 और V3, तो इसका भी पहचान आगे हम बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। 60 से 70% V2 और V3 को आप देखते ही पहचान सकते हैं। उसका सिंपल सा तरीका है कि उसमें ED या IED लगा होता है। 60 से 70% V2 और V3 को देखते ही पहचान सकते हैं, उसमें ED या IED लगा रहता है। जैसे आप देखते होंगे जंप का जंप जंप हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटेड कंप्लीटेड, इस तरीके से आता है। किसी किसी का तो V1 V2 V3 सेम रहता है। तो वो सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपका आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल 4 पॉइंट होगा आपको मेन वर्ब के बारे में। ठीक है, अब आज इसमें एक और पॉइंट, ठीक है, कि पांचवा पॉइंट कि मेन वर्ब को भी दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, लिख सकते हैं कि इसको भी दो भाग में बांटा गया है, इसको भी दो भाग में बांटा गया है। मेन वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है भाई, क्या जी? तो सबसे फर्स्ट है आपका ए में, मान लीजिए इसको बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है। और बी में होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब को भी, तो मेन वर्ब के बारे में टोटल 5 बात हुआ है। सबसे पहला बात कि मेन वर्ब मीनिंगफुल होता है, मेन वर्ब का अपना अर्थ होता है। दूसरा बात कि मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में अकेला आ सकता है। तीसरा बात कि मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड है। ठीक है, चौथा बात कि सारे मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। और पांचवा बात कि इसको भी दो भाग में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है यहाँ तक पांचों पॉइंट? अब इसको भी हम लोग समझ सकते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव को। ठीक है, इसको भी समझाए थे सिंपल भाषा में। ठीक है,
तो जैसा कि हम लोग को पता चल गया कि मेन वर्ब को भी दो पार्ट में बांटा गया है, मेन वर्ब को भी दो पार्ट में बांटा गया है। इसमें आपको पहला हो गया ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। अब बात आएगा यहाँ की ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से क्या समझते हैं, कैसे पता चलेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब है, कैसे पता चलेगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा बात है कि इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज क्या है, आगे कहाँ तक जाएगा। तो ये सारा बात आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहा जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, और इसका यूज क्या है, इसका किस टॉपिक में पढ़ना है, किस टॉपिक में इसका इंपॉर्टेंस है। तो सिंपल भाषा में समझ लिए, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, कि वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है विथ ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्ट के साथ, वो ऑब्जेक्ट के बिना। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब को भी दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ समझ लिए ट्रांजिटिव वर्ब को भी दो पार्ट में बांटा गया है। कौन सा है, तो पहला है इसका जिसका नाम है मोनो ट्रांजिटिव। ठीक है, और दूसरा है जिसका नाम है डाई ट्रांजिटिव है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे ये बात कि मोनो का मतलब होता है एक, यानी वैसा वर्ब जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगा वो कहलाएगा मोनो ट्रांजिटिव। ठीक है, और डाई का मतलब होता है दो, यानी वैसा वर्ब जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेगा वो कहलाएगा आपका डाई ट्रांजिटिव। ठीक है, वैसा वर्ब जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेगा वो कहलाता है आपका डाई ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जो ऑब्जेक्ट लेता है, और ये भी दो प्रकार का हो गया, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। मोनो का मतलब एक, जो एक ऑब्जेक्ट लेता है, और डाई का मतलब दो, जो दो ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, अब आता है इस टॉपिक का यूज क्या है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब जो है, इसका पूरा का पूरा जो यूज है वो जान लीजिए किस टॉपिक में है। इसका यूज जो पढ़ना है वो पूरा का पूरा वॉइस टॉपिक इसी पर आता है। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी पिछला एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, वॉइस टॉपिक में इसका पढ़ना है। क्योंकि आप इतना तो पहले से जानते होंगे कि वॉइस में ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। तो जिसके पास ऑब्जेक्ट रहेगा वही ना बनाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो अब एकदम ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। जब हम वॉइस पढ़ाते हैं तो वहां बताते हैं द चैप्टर विच टीचेज अस द यूसेज ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब इज नोन एज वॉइस। ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वॉइस, और वॉइस में देखते होंगे कभी एक ऑब्जेक्ट वाला आता है, कभी दो ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। तो वही एक ऑब्जेक्ट वाला आया मतलब मोनो ट्रांजिटिव है, दो ऑब्जेक्ट वाला आया तो डाई ट्रांजिटिव। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं इसको, क्लियर है। तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब भी समझ में आ गया, साथ साथ इसका यूज कहाँ है तो वॉइस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, अब आज ये इन ट्रांजिटिव, इसको एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, इन ट्रांजिटिव का तो मतलब ये हो गया कि भैया जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल, जैसे मान लिया हम बोले कि वह जाती है, सी गोज। ठीक है, तो अगर कोई बोल दे कि गोज कैसा वर्ब है तो आप कह सकते हैं कि इन ट्रांजिटिव। इन ट्रांजिटिव इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि क्लियर दिख रहा है कि आगे इसमें कुछ नहीं है। ये क्या है, आई टी वी, इन ट्रांजिटिव, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। अब मान लिया जाए कि इसको भी कभी मन करे कि हम भी ऑब्जेक्ट ले, या इसके साथ भी कभी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने का आपको मन करे, तब क्या कीजिएगा। तो जब इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने का जरूरत पड़ता है तो इसका जो है गठबंधन प्रीपोजिशन के साथ कराया जाता है। जैसे बोले कि सी गोज टू मार्केट, मान लिया उसको मार्केट जाने का मन है। ठीक है, तो आपको पता है कि मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो है प्रीपोजिशन के साथ गठबंधन करके जो है ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ से एक बात पता चलता है, ठीक है, कि इसका यूज जो है प्रीपोजिशन टॉपिक में पढ़ना है। इसका यूज जो है प्रीपोजिशन टॉपिक में पढ़ना है।
और ऐसे भी आप पढ़े होंगे प्रीपोजिशन पहले इतना तब सुने ही होंगे कि प्रीपोजिशन जो है नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ बताता है। तो वहीं से समझ में आ रहा है कि प्रीपोजिशन इसका जो इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज जो है पोजीशन टॉपिक में आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? और जो भी लोग इस सेशन को शुरू से देखे हैं उनको सब कुछ क्लियर समझ में आ ही गया होगा, आई होप। ठीक है, और जो लोग बीच में जुड़े हैं वो एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा बड़ा सेशन नहीं है, मुश्किल से आधे घंटा का सेशन है, 30 मिनट का। ठीक है, टोटल देखिएगा आपका एकदम कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा, क्योंकि आगे अगला क्लास इसी से रिलेटेड बढ़ेगा, फिर आगे इसी को आगे बढ़ाएंगे हम। जैसे अभी मेन वर्ब खत्म कर दिए, ठीक है, इसके बाद आपको मेन वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद फिर उसका अप्लाइड कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर अप्लाइड मेथड आएगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ता है वैसे तो स्टेप बाय स्टेप आप लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है।